सभी शिवरार्थियों से एक विशेष निवेदन कि आश्रम के पंजीयन रजिस्टर में आप अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज करा दें और हमारे साथी आपके पास में आएंगे और ये एंट्री आप कर देंगे। प्रातःकालीन सत्र ठीक 1 बजे इसका समापन होगा। इसके पश्चात 1 घंटे का अवकाश भोजन के लिए। आप सबके लिए आश्रम में भोजन की व्यवस्था है। सोमदेव त्यागी जी, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं, आप प्रमुख प्रबोधक हैं अभ्युदय संस्थान अछोटी, जहाँ मानवीय शिक्षा एवं व्यवस्था पर शोध कार्य निरंतर चल रहा है और उसी की कड़ी में ये निर्मल ज्ञान मंदिर कबीर आश्रम का 1 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया है। आज के इस महत्वपूर्ण समय का 1-1 मिनट का हम सदुपयोग करेंगे। अतिथि वक्ता यहाँ पर पधार चुके हैं और उनके साथ में जो अभ्युदय संस्थान से जुड़े हुए हमारे आदरणीय सज्जन देवियाँ यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें भी आश्रम की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपनी उपस्थिति से इस सभा को गौरवान्वित किया है और अविलंब ही आज के शिविर का विधिवत प्रारंभ शीघ्र ही हो जाएगा। मुख्य प्रबोधक माननीय श्री सोमदेव त्यागी जी यहाँ आश्रम में पधार चुके हैं और बहुत शीघ्र यहाँ आने वाले हैं। आप सभी जो परिसर में इधर उधर हैं, उनसे निवेदन कि शीघ्र ही पहुँच करके सभागार में अपना स्थान ग्रहण कर लें और किसी प्रकार की हलचल उनके आने के समय यहाँ न दिखे। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के उनका स्वागत करेंगे और उनके आगमन के तुरंत पश्चात आज ये शिविर का कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ हो जाएगा। प्रमुख प्रबोधक माननीय श्री सोमदेव त्यागी जी यहाँ सभागार में पधार रहे हैं। अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। निर्मल ज्ञान मंदिर कबीर आश्रम के इस पावन सभागार में हमारे बीच में अभ्युदय संस्थान मानवीय शिक्षा शोध संस्थान से हमारे बीच में
विराजमान है माननीय श्री सोम त्यागी जी, यथा नाम तथा गुण। आश्रम सभागार में उनका कोटि कोटि अभिनंदन है। और जैसे कि हमारी बहुत सुंदर परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए हमारे आराध्य उपास्य सदगुरु कबीर साहेब के सम्मुख ज्ञान दीप प्रज्वलित करना है। मैं सादर उन्हें आमंत्रित करता हूँ। के अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल साहू जी, हमारे वरिष्ठ ट्रस्टी श्री अयोध्या प्रसाद साहू जी से अनुरोध है कि आज के हमारे अतिथि प्रवक्ता को ससम्मान मंच पर विराजित करवाएंगे। स्वागत गान एक भावपुष्प है, जिनके द्वारा हम अपने अति आदरणीय अतिथि का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ कुमारी दुर्गा एवं दुर्गेश को स्वागत गान के लिए। दुल्हा ले आए हावे पहुना हो स्वागत माँ कैसे, सो घर सजाए हवन थाली। दुल्हा ले आए हावे पहुना हो स्वागत माँ कैसे, सो घर सजाए हवन थाली।
सब जन आरी बारी हो स्वागत माँ कैसे, सो घर सजाए हवन थाली। दुरिहा ले आए हावे पहुना हो स्वागत माँ कैसे, सो घर सजाए हवन थाली। लाली गुलाल में सबके चंदन लगावो, हाथे अपन ला जोड़ के माथ ला नवाबो। लाली गुलाल में सबके चंदन लगावो, हाथे अपन ला जोड़ के माथ ला नवाबो। महिमा है ओ कर बड़ा भारी हो स्वागत माँ कैसे, सो घर सजाए हवन थाली। दुरिहा ले आए हावे पहुना हो स्वागत माँ कैसे, सो घर सजाए हवन थाली। सेवा के मौका दी से गुणी औ ज्ञानी, धन होगे भाग हमर समय के दानी। सेवा के मौका दी से गुणी औ ज्ञानी, धन होगे भाग हमर समय के दानी। जुड़े यहाँ सबो जन फुलवारी हो स्वागत माँ कैसे, सो घर सजाए हवन थाली। दुरिहा ले आए हावे पहुना हो स्वागत माँ कैसे, सो घर सजाए हवन थाली। दुरिहा ले आए हावे पहुना हो स्वागत माँ कैसे, सो घर सजाए हवन थाली। सो घर सजाए हवन थाली, सो घर सजाए हवन थाली। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, परम पूज्य गुरुदेव की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदी साहिब। हमारे बीच में विराजमान हैं माननीय श्री त्यागी जी। मैं चंदन का तिलक और बैज लगा करके उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय श्री अयोध्या प्रसाद साहू जी चंदन का टीका लगा करके हम सबकी ओर से अभिनंदन करेंगे और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री शिव कुमार साहू जी बैज लगाकर स्वागत करेंगे। हमारे इस आयोजन के प्रेरणा स्रोत रहे हैं श्री अयोध्या प्रसाद साहू जी, पूर्व अध्यक्ष जिला साहू संघ, और हमारे आश्रम के अध्यक्ष श्री डॉक्टर हीरालाल साहू जी। स्वागत की अगली कड़ी में मैं डॉक्टर हीरालाल साहू जी से निवेदन करता हूँ हम सब की ओर से पुष्प गुच्छ भेंट करके हमारे मुख्य प्रोग्राम
श्री हाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री आश्रम की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सर्व समाज की साहेब बंदगी। निर्मल ज्ञान मंदिर कबीर आश्रम नेहरू नगर के एक दिवसीय जीवन विद्या के मुख्य अतिथि माननीय सम्माननीय श्री सोमदेव त्यागी जी का हम सभी उपस्थित भाइयों बहनों की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस सभा में उपस्थित हम सभी लोग शिक्षित हैं। शिक्षा से हमें कुछ उपलब्धि भी हुई है। जैसे हम पहले लिखते थे, अच्छा लिख लेते थे, बोल लेते थे, सुविधा अच्छी हो गई, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाते हैं। और दूसरी तरफ संबंधों की बात कहें तो उसमें शिकायतों का बढ़ना, स्वास्थ्य की समस्या और यहाँ तक धरती में ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को भी हम देख रहे हैं। और हर क्षण इसका क्या समाधान हो, इसको भी सोचते हैं। आज इसी विषय पर सोमदेव त्यागी जी प्रकाश डालेंगे। सोमदेव जी आज जो कुछ भी कहेंगे उसे हम स्वयं जी कर बोल रहे हैं, न केवल स्वयं बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ जी रहे हैं। वे अपने उद्बोधन का कोई शुल्क नहीं लेते, साथ ही कृषि गौपालन पूर्वक जीवन यापन करते हैं। रूप बल धन पद को छोड़कर पूरे समाज में व्यवस्था हो, इसी को ध्यान में रखते हुए जीवन विद्या अपने जीवन को समर्पित किया है। ऐसे जी कर बोलने वाले ज्ञान का धनी को हम हृदय से स्वागत करते हैं। शिक्षा का मानवीकरण अर्थात वर्तमान शिक्षा प्रणाली को सही दिशा देते हुए शिक्षा में तकनीकी शिक्षा देते हुए कैसे व्यवहारिक शिक्षा को जोड़ा जा सके एवं जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे शिक्षा जगत में क्रांति का संचार प्राप्त हुआ है। इसका परिणाम स्वरूप आज दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षक का स्तर प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर हो गया है, जिसमें मुख्य भूमिका आदरणीय श्री सोमदेव त्यागी जी का है, जिन्होंने दिल्ली के 4500 शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया। इसके लिए दिल्ली का त्यागराज इंडोर बुक किया गया था, जिसमें लगभग 3500 शिक्षक एक साथ ट्रेनिंग लिए थे। इन्होंने समाज को अवगत कराया कि शिक्षा की जिम्मेदारी समाज की है। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में शिक्षा संस्थान, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य बड़ी संस्थाएं सभी राज्यों के, जिसमें मुख्यतः छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड आदि राज्यों के साथ में यह जिम्मेदारी उठाने लगे हैं। इतना ही नहीं बल्कि शिक्षकों ने गुंडरदही के पास सांकरी गांव में 25 एकड़ ज़मीन लेकर शिक्षक का स्कूल का निर्माण कर रहे हैं, जहां पर शिक्षक स्वावलंबी होकर पढ़ाने का संकल्प लिए हैं। अभ्युदय संस्थान की स्थापना श्री सोमदेव जी एवं उसके कुछ मित्रों से मिलकर की है, जहां मानव का अध्ययन होता है। दुनिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनी है जहां पे मानव का अध्ययन होता है, अर्थात शरीर और मैं का अध्ययन होता है। अर्थात शरीर और मैं का अध्ययन के साथ में अस्तित्व की हर वस्तु का अध्ययन होता है। जिन्होंने अस्तित्व को समझा, देखा, जिया, श्री ए नागराज जी को श्रद्धा कृतज्ञता समर्पित करता हूँ। मैं और मेरा, जहाँ तक मेरा प्रश्न था, क्योंकि मुझको भी जो आशा थी वो आशा का निराकरण नहीं हो रहा था। क्लास 7th का विद्यार्थी था उस समय। मेरे सामने एक ही शब्द आया था, वो था मैं और मेरा डंडा। दूसरा शब्द आया था स्पेस एंड यूनिट। मैं और मेरा डंडा जिन्होंने कहा था वो एक संत थे, और स्पेस एंड यूनिट जो सामने रखा था वो आदरणीय सम्माननीय त्यागराज जी हैं। तो ये जो बातें हैं, इनका जो विकल्प है
इनका जो प्रश्न का उत्तर मुझको उस शिविर में मिला जिसमें त्यागराज जी अभी जो साहब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो उपस्थित हैं, उन्होंने इसका सॉल्यूशन किया और मैं गदगद हो गया। मेरे बचपन से ही कुछ प्रश्न था और ये प्रश्न दोनों था, मैं और मेरा डंडा और दूसरा स्पेस एंड यूनिट, जो अनसुने थे जिसका समाधान समस्या दर्शन से मुझे मिला। आदरणीय श्री सोमदेव जी एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, क्योंकि उसके बारे में बताना भी ज़रूरी है कि वास्तव में कौन थे वो। तो आदरणीय सम्मानीय सोमदेव जी त्यागी एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, दिल्ली के रहने वाले हैं, परंतु नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने ज़िंदगी को समझा, इसलिए नौकरी छोड़ी और ज़िंदगी के तलाश में, तृप्ति की तलाश में अनेक संस्थाओं एवं सेवा कार्यों से होते हुए भी ये नागराज जी से प्रश्न मुक्त होकर अपनी तृप्ति, अपनी खुशहाली को आज हमारे बीच में फैलाएंगे, हमें मार्गदर्शन देंगे। पुनः हृदय से स्वागत, धन्यवाद। शिविर के लिए माइक्रोफोन हमारे आज के प्रवक्ता महोदय को सुपुर्द किया जाए। एक पारंपरिक संकल्प प्रार्थना के रूप में जो इस शिविर के प्रारंभ में हमारी बहनें बेटियां यहाँ पे प्रारंभ करती हैं, अभी पता चला है कि वो यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। कहाँ है? में उपस्थित सभी माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी एवं सभी गुरुजनों को हमारा नमन। अभी हम आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस गीत को प्रदीप पूरक चाचा जी ने लिखा है और इस गीत के माध्यम से हम जिन भी व्यक्तियों ने हमारा पोषण संरक्षण किया, शिक्षा दी, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया, उनको हम याद करेंगे और साथ ही जंगल युग से लेकर वर्तमान युग तक जिन भी व्यक्तियों ने मानवता के लिए प्रयास किया, उन सभी को हम नमन करेंगे और साथ ही श्रद्धेय बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। तो अब हम आपके सामने वंदना गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा, वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की कृत, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा, जिनका है चिंतन शुभ यही कैसे हो मानव सुखमयी, प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी, श्रद्धा समर्पित जिनसे आई मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा, वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा, सबके
पूजता उन्हें तू जिनसे है सुसज्जित व सुंदरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। धन्यवाद। कि सृष्टि क्या है और मैं कौन, ये दो प्रश्न जिसमें यही जिज्ञासा गीता में अर्जुन की थी, जिसके समाधान में भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष इस सृष्टि के दो महत्वपूर्ण अंग हैं और इन दोनों से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विनाश तीनों होता है। और इन्हीं से दो धाराएं चली आध्यात्म में। पहला आत्मदर्शन, पुरुषवादी दर्शन, जीववादी दर्शन, एकम ब्रह्म जगत मिथ्या। और दूसरी मान्यता से प्रकृतिवादी दर्शन, केवल ये जो दिखता हुआ संसार है वही सत्य है और इसके अलावा कोई दूसरा सत्य है नहीं। इन्हीं के बीच में एक और दर्शन प्रारंभ हुआ, जिस दर्शन के संबंध में आज हम शिविर में और अधिक से अधिक बातें समझेंगे, जानेंगे। वह है सह अस्तित्ववाद, मध्यस्थ दर्शन। यहाँ अस्तित्व प्रकृति का भी है और पुरुष का भी है। ये प्रकृति और पुरुष के बीच का जो दर्शन है वो मध्यस्थ दर्शन, जिसमें प्रकृति और पुरुष दोनों का अंतर संबंध और दोनों के द्वारा किस प्रकार ये सृष्टि को और अधिक बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, इन्हीं विषयों पर ये आज शिविर है। और विशेष रूप से जिस बात पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है शिविर के माध्यम से, मानवीय शिक्षा एवं व्यवस्था में समाज की भूमिका, ये आज के शिविर का केंद्रीय तत्व है। और हमारे बीच में विराजमान हैं प्रमुख प्रवक्ता के रूप में इस विषय के प्रकांड विद्वान और अपने त्याग तपस्यामय जीवन से अनेकों को इस दर्शन के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं, जीवन में भी, व्यवहार में भी और शिक्षा के द्वारा भी। मैं बहुत ही सम्मानपूर्वक उन्हें आमंत्रित करता हूं कि इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय श्री सोमदेव त्यागी जी महोदय। सभा में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, निर्मल ज्ञान मंदिर के सभी जिम्मेदार पदाधिकारीगण और अयोध्या प्रदास जी, पूनम बेन और बसंत भाई से अभ्युदय संस्थान के रूप में साथ में रहना होता ही है। और अयोध्या प्रदास जी ने जिस तरह से रुचि ली और जैसे आगे बढ़ा, तो पिछली बार हमने एक सभा भिलाई में की थी जिसमें कि साहू समाज के कुछ लोगों के साथ बात हुई थी। उसमें से निर्मल ज्ञान मंदिर से कुछ लोग शिविर में आए थे। कितने लोग यहाँ मौजूद हैं जो निर्मल ज्ञान मंदिर से निरंजन शिविर में आए थे?
कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। जी धन्यवाद। तब से निर्मल ज्ञान मंदिर को लेके चर्चा होती रही और नेहरू नगर जैसी जगह में अंदर में कोई ऐसी सुंदर जगह होगी, यहाँ आके देख के अच्छा लगा। बात को आगे बढ़ाने के पहले मैं परिचय भी करा दूं। मेरे साथ में डॉक्टर सुधीर उपरीत जी हैं, अंजोरा वेटनरी कॉलेज में डीन हैं सुधीर उपरीत जी। अचल अग्रवाल जी हैं रायपुर से, और राजा भाई और संतोष भाई का चेहरा भी दिखाई दे रहा है, तो सभी को नमस्कार। देखिए, जैसा कि परिचय भाई जी ने काफ़ी तात्विक परिचय भी दिया, लेकिन मुझको लगता है कि यहाँ बहनें हमारी बहुत सारी हैं और बहुत सारे भाई, हम सभी किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से उपलब्ध हैं। तो आज मैं केवल उतनी शेयरिंग करूँगा, क्योंकि बहुत तात्विक शेयरिंग करूँ वो तो एक धीरे धीरे हमारी पृष्ठभूमि तैयार होगी और आगे हम बढ़ेंगे तब वहाँ तक जाएंगे। लेकिन इस चर्चा की ज़रूरत क्यों है और आपके लिए कैसे उपयोगी है, दो बात इस पे रखते हुए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि आपने शेयर किया, पिछले 4 सालों से लगभग दिल्ली और गुजरात में काफ़ी सारा प्रयास मित्रों के द्वारा हम सब मिलके करते रहे। अभी महीने भर पहले मैं गुजरात से लौटा। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि एक हमारे पुराने मित्र पुलिस में आईजी रिटायर हुए हैं, उनके माध्यम से कबीर पंथ की एक धारा जो कि आपस में, नमस्कार, हेलो, राम कबीर बोल के एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, उनसे संपर्क में आए और उन्होंने जिस तरह से गुजरात में समाज का रिस्पॉन्स है और जिस तरह से उन्होंने स्वागत किया, उन्होंने कहा कि सुनने कहने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब एक परिवार अपने बच्चों के साथ में जीता है, वो समाज में जीता है, वो अपने बच्चों की शिक्षा के बारे से सोचता है, हम किसी एक राजनीतिक ढांचे में सोचते हैं, तो अकेले में बैठ के हम पूजा करते हैं, ये एक स्थिति है। मैं किन्हीं बातों को अच्छा मानता हूँ, ये एक स्थिति है। लेकिन जिन बातों को मैं अच्छा मानता हूँ उन्हीं को मैं अपने बच्चों तक पहुँचा पाऊँ, ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि बच्चे जिस वातावरण के प्रभाव में हैं, उस मतलब एक उम्र के बाद बच्चे पे अपनी उम्र के बच्चों का प्रभाव ज़्यादा है, समाज के वातावरण का प्रभाव ज़्यादा है। और अब कहने की आवश्यकता नहीं है कि मोबाइल नाम की चीज़ हमारे पास ऐसी उपलब्ध है जहां अच्छा बुरा संसार में जो कुछ भी है सभी हर बच्चे के हाथ में उपलब्ध है। तो हम कितने ही ये छोटे छोटे शिविर और कितनी ही ये बातें करें, लेकिन जो एक सामाजिक तैयारी की आवश्यकता है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यापार मानसिकता ने हमारे ही घर में आके हमारे ही परिवारों का शोषण कर डाला और हम मूक दर्शक बने हुए हैं ही, इसको मुझको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम सबके सामने एक चुनौती है कि अपने बच्चों की ज़िंदगी हम किस दिशा में ले जाएंगे, अपने परिवारों की ज़िंदगी हम किस दिशा में ले जाएंगे। मैं अकेले बैठ के 1 घंटा कोई ध्यान साधना, 2-4 घंटा कोई ध्यान कर लेता हूँ, उससे मेरी ज़िंदगी में कुछ आराम आता है, मेरे विचारों पे कुछ नियंत्रण आता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन परिवार के रूप में ये चीज़ें, कोई प्रभाव तो आता ही है, लेकिन यदि पूरे सामाजिक प्रभाव को देखें तो मुझको लगता है कि शायद एक पिता या एक माँ बाप भी आज अपने बच्चों की ज़िंदगी को या अपनी सामाजिक पूरी ज़िंदगी को हम बेहतर नियंत्रित कर पाएंगे, या जैसा हम चाहते हैं ऐसा हम बहुत कुछ चाहते हैं जो ना हो, लेकिन जो ना हो वाला भाग है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसा बहुत कुछ है जो हम चाहते हैं कि हो, वो केवल अपनी कल्पनाओं में दिखाई देता है, किन्हीं आशाओं में दिखाई देता है, या इस तरह के किसी सेमिनार में दिखाई देता है। तो ये पर्याप्त नहीं है। तो यदि हम किसी ज्ञान की बात कर रहे हैं तो अभी तक
कम से कम इस देश में संत परंपराओं के माध्यम से, अलग अलग संत परंपराओं के माध्यम से एक समाज में धारा बहती रही और समाज में उस संत परंपराओं का प्रभाव, सामाजिक प्रभाव इतना था कि कुछ उससे बेहतर होता रहा। लेकिन यदि पिछले 40 साल के सफ़र को देखते हैं तो हमको ये भी समझ में आता है कि जो शिक्षा का प्रभाव है, जिस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण हुआ, जिस तरह से स्वास्थ्य का बाजारीकरण हुआ, जिस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा, अभी एक पान ठेले पे जाके देखेंगे तो क्या चर्चा हो रही है? वहाँ पुरुष और प्रकृति की चर्चा नहीं हो रही। वहाँ तो कांग्रेस आएगी कि भाजपा आएगी और भाजपा के एमएलए उधर चले गए, ये भाजपा के एमएलए उधर चले गए और कांग्रेस के उधर चले गए। यदि पिछले 2 सालों को देखें तो ऐसा लगता है कि एक रेगुलर फीचर हो गया है, जिसको पहले हॉर्स ट्रेडिंग बोलते थे, अब वो राजनीतिक क्षमता के रूप में गिना जाता है। इन सारी परिस्थितियों का प्रभाव हमारी ज़िंदगी पे नहीं पड़ेगा। हमारे प्रदेश में कौन सरकार है, उस सरकार की नीतियाँ क्या हैं, उनका प्रभाव हमारी एजुकेशन पे पड़ता है, हमारी व्यवस्था पे पड़ता है, हमारे परिवार पे पड़ता है, हमारी आजीविका पे पड़ता है। तो हम अकेले एक परिवार के रूप में किसी टापू पे नहीं जीते हैं। तो इसका मतलब है कि एक तरफ मानसिकता वाले पक्ष को समझने की जिम्मेदारी हमने संत परंपरा पे डाली और आज ये भी समझ में आता है कि लगभग स्थितियाँ ऐसी हैं कि किसी आयु में किसी का ध्यान जाएगा तो वो किसी संत परंपरा, किसी गुरुजी के पास जाएगा। तो बेसिकली आदमी की मानसिकता कैसी हो, ये काम हमारे लिए धर्म और अध्यात्म के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के रूप में रह गया। मेन स्ट्रीम के रूप में देखें, मुख्य धारा के रूप में देखें तो शिक्षा वो है जहाँ यदि सुबह 7 बजे किसी भी शहर के माहौल को देखेंगे तो शहर के सारे बच्चे किन्हीं बसों में भर के किसी स्कूल में जा रहे होंगे। 12-1 बजे देखेंगे तो वापस लौट रहे होंगे। हम रोज़ सुबह उठ के किसी संस्थान में अपनी नौकरी व्यवसाय के लिए जा रहे हैं, शाम को 6 बजे हम वापस आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो मुख्य धारा शिक्षा है, मुख्य धारा बाजार है, मुख्य धारा राजनीतिक व्यवस्था है। तो जब तक मुख्य धारा में ज्ञान का समावेश नहीं होगा तब तक हम किसी इस तरह के हॉल में बैठ के अच्छी बातें ज़रूर करते रहेंगे, लेकिन हॉल से बाहर निकलकर इन अच्छी बातों का कितना प्रभाव हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे चल पाएगा, इसको मुझको कहने की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आदरणीय मंच संचालक के रूप में आपने कहा कि एक तरफ हमारी एक ज्ञान की धारा है जो सदियों से बह रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक भौतिकवादी धारा है। हमारी शिक्षा और हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं तमाम उस भौतिक धारा के प्रभाव में है। उसकी भी अपनी कुछ अच्छाइयाँ हैं, लेकिन यदि पूरी प्रकृति को देखें तो वो अपने आप में एक सुंदर व्यवस्था है। मानव उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो मानव उस सुंदर व्यवस्था के रूप में कैसे हो पाए। अब मामला इस बात का नहीं है कि आध्यात्मिक परंपराएं क्या कह रही हैं, भौतिक परंपराएं क्या कह रही हैं। भौतिकता भी हमारी ज़रूरत है, आध्यात्मिकता भी हमारी ज़रूरत है। दोनों एक दूसरे के ये बड़ा या ये बड़ा, दोनों का ठीक ठीक प्लेसमेंट हो जाए, हमारी ज़िंदगी में उसकी ठीक ठीक जगह बन जाए। तो इसके लिए जैसा कि मानव की चाहत है तो लगातार मानव सोचता ही रहा है, लगातार मानव खोजता ही रहा है। उसी खोज का परिणाम अध्यात्म भी है, उसी खोज का परिणाम वैज्ञानिकता या भौतिकता भी है। भौतिकता से भी हमारी ज़िंदगी में कोई आराम मिला ही है, आध्यात्मिकता से भी हमारी ज़िंदगी में कोई आराम मिला ही है ना। लेकिन दोनों तरफ जो भी एक गैप है या एक परिवार के रूप में, एक संगीत के रूप में कैसे हम चीज़ों को स्वीकार कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इस रूप में आदरणीय नागराज जी के माध्यम से एक और आगे अनुसंधान हुआ। जैसे एक बच्चा क्लास 1 में, क्लास 2 में जाता है, कॉलेज में जाता है, PhD करता है। धीरे धीरे मानव परंपरा भी इस ज्ञान की खोज में, ज्ञान की तलाश में लगातार आगे बढ़ ही रही है। जब तक वो अपने उस मानसिक सुकून को, उस मानसिक स्थिरता को नहीं पाएगा, ये अनुसंधान होते ही रहेंगे। एक आशा की किरण जगी है। जो कुछ भी हम अच्छा और बेहतर मानते हैं, कैसे उसको शिक्षा में ला सकें, कैसे उसको व्यवस्था में ला सकें, कैसे उसको राजनीति में ला सकें, क्योंकि ये सब हमारी मुख्य धाराएं हैं। तो मैं आज आपके सामने केवल इतनी बात शेयर करूंगा कि कहाँ
अभी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते हुए कहाँ वो गैप है जिसको हम बहुत क्लियरली नहीं पहचान पा रहे हैं। यदि क्लियरली पहचान पाएंगे, यदि एक बार हमको दिखाई देगा कि मैं जिस ज़िंदगी के रास्ते पे जाना चाहता हूँ और आगे रास्ता नहीं है, तो मैं रास्ता बदलूँगा। हो सकता है हज़ारों लोग उस रास्ते पे चल रहे हों और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हज़ारों लोग यदि जा रहे हैं तो रास्ता ठीक ही जा रहा होगा। अक्सर हम लोगों की भीड़ को जाते हुए देख के ये पहचानने की कोशिश करते हैं, जब इतने लोग जा रहे होंगे तो ठीक ही जा रहे होंगे, है ना। आपको बोलते बोलते मेरे को ध्यान में आ रहा है, कभी कभी हम एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे उतर के अंदर कई सारे रास्ते दिख रहे होते हैं, तो ये समझ में नहीं आता है कि मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ। तो फिर आगे भीड़ को देख लेते हैं, भीड़ किधर जा रही है, फिर लगता है यार इधर ही होगा, और अक्सर वो ठीक भी निकल जाता है। लेकिन उधर तो ये ठीक निकल रहा है और थोड़ा बहुत भटक गए तो कोई बात नहीं, 10-15 मिनट में घूम घाम के वापस आ जाएंगे। लेकिन ज़िंदगी में यदि रास्ता भटके हैं तो हो सकता है एक शरीर यात्रा या कितनी शरीर यात्राएं इसमें लगेंगी, और कम से कम सुकून के साथ हम इस संसार को नहीं छोड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी को भी हम क्या संदेश देंगे। तो आज मैं केवल इतना कहने की कोशिश करूँगा कि जो कुछ ज़िंदगी का पता, एड्रेस हमारे पास है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एड्रेस ही गलत है, वो पता ही गलत है। यदि किसी व्यक्ति के पास अपनी मंजिल का एड्रेस ही गलत है तो वो कितने घंटे मेहनत करेगा कि वो सफल हो जाए, क्या लगता है? यदि किसी व्यक्ति के पास ज़िंदगी का एड्रेस ही गलत है तो वो कितने घंटे मेहनत करे कि वो सफल हो जाए। देखिए, मेरे को जो बात करनी है, हम संवाद करेंगे, कोई मेरे को प्रवचन देना है, आपको सुनना है, ऐसा नहीं है। मैं कुछ आपसे बात करता जाऊंगा, आप उसमें अपने जवाब देते जाएंगे, है ना, और हम बात को आगे बढ़ाते जाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यदि ज़िंदगी का एड्रेस ही गलत है तो कितने घंटे मेहनत करें कि हम मंजिल पे पहुँच जाएं, है? तो नहीं पहुँचेंगे, इसकी गारंटी है। आप 24 घंटे मेहनत करो, इसलिए बहुत मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है, तो हार्ड वर्क का कोई मतलब नहीं है। झंझट खत्म। तो बहुत मेहनत करनी है, इस भाव से मुक्त हो जाइए। बहुत मेहनत करके मजदूरी हो सकती है, जिंदगी तो सफल नहीं होती है, होता हुआ हमने देखा नहीं। फिर ज़िंदगी सफल कैसे होगी? तो जब मैं कहता हूँ कि हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो बोलते हैं आप ना फिर दूसरा शब्द ले आओगे, आप सॉफ्ट वर्क बोल दो। मैं सॉफ्ट वर्क भी नहीं बोलूँ, तो हार्ड वर्क भी, सॉफ्ट वर्क का क्या मतलब है पता नहीं। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात देखी, तो जो मेरा जिया हुआ है उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में सफलता का एक ही सूत्र है, और आप भी इससे सहमत होंगे, सही वक्त पे सही निर्णय लेने की क्षमता। सही वक्त पे सही निर्णय लेने की क्षमता। अब सही वक्त क्या है और सही निर्णय होगा कि नहीं होगा, इसको कैसे माने, कैसे जाने? तो मुझको लगता है कि उसके लिए हमारे पास वो पृष्ठभूमि हो। जैसे एक आदमी मशीन को ऑपरेट करता है, एक आदमी किसी मशीन के साथ में काम करता है, वो उस मशीन के साथ में सही वक्त पे सही निर्णय ले पाता है कि नहीं ले पाता? एक आदमी किसी मशीन पे, आप घर में खाना बनाते हो, आप घर में खाना बनाते हो तो आप सही वक्त पे सही निर्णय ले पाते हो कि नहीं ले पाते? रोज़ नाश्ते का जो समय है, भोजन का जो समय है, शाम का जो समय है, आज क्या बनना है, और घर में कौन सा राशन ख़त्म हो गया है, अनाज आएगा तो साल भर का अनाज भर लो, मसाले भरने हैं तो 2-3 महीने के भर लो, सब्जी आएगी तो हफ्ते में एक बार आ जाएगी। तो लगभग हमको पता है ना, किचन में है ना कितनी गैस कितनी जलानी है, कब आंच कम कर देना है, कब आंच कम कर देना है। तो यदि खाना बनाने की बात करें तो हम सही वक्त पे सही निर्णय ले पाते हैं, इसलिए हमारी किचन निर्बाध गति से चलती रहती है। और कभी नाश्ते की ज़रूरत है और घर में आटा ख़त्म हो गया, ऐसा कभी नहीं हो रहा है ना। ऐसा कभी हमारे घरों में नहीं हुआ कि अब खाना बनने का समय है और वो कह रही है कि आटा ही नहीं, या
इसका मतलब है कि जिस व्यवस्था को हम समझते हैं उस व्यवस्था के बारे हमारा सही वक्त पे सही निर्णय लेना हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? हो पा रहा है, लेकिन ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि ये ज़िंदगी रूपी व्यवस्था की हमारी समझ कितनी है, और यदि उसकी समझ हमारी नहीं है तो हम सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए तमाम बुज़ुर्ग लोगों के पास, तमाम बड़ी उम्र के लोगों के पास एक तरह का मानसिकता या एक तरह का निष्कर्ष हम देख सकते हैं। क्या निष्कर्ष? सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। इसका मतलब है सही वक्त पे सही निर्णय लेना नहीं आया। सही वक्त पे सही निर्णय लेना आया होता तो हम हो सकता है हम कह पाते ये ज़िंदगी, ये संसार नियमपूर्ण है, ज़िंदगी में सुख ही सुख है ना, और ज़िंदगी उत्सव है, बेहतर जिया जा सकता है, आने वाली पीढ़ी को ज़िंदगी पे भरोसा दिलाया जा सकता है। अभी यदि हम देखें तो आने वाली पीढ़ी का ज़िंदगी पे भरोसा बढ़ रहा है कि ज़िंदगी से भरोसा उठ रहा है ना। देखिए, मैं एक दो लाइनें शेयर कर दूं। पेन की व्यवस्था है ना? ठीक। लगभग जो अभी सीन देखने में आ रहा है, देखिए कुछ देश जिनको हम बोलते हैं कि ये वेस्टर्न कंट्री हैं और इनके यहाँ तो संबंध की समझ नहीं है, ये तो भोग में जी रहे हैं, यदि उनके 50 साल पीछे के इतिहास में जाके देखेंगे तो वो भी हमारे ही जैसे देश थे, या कम ज़्यादा वहाँ भी जॉइंट फैमिली थी, वहाँ भी संबंध थे, वहाँ भी परिवार थे। लेकिन जिन देशों ने, जिन समाजों ने, जिन परिवारों ने भौतिक प्रगति किया, जैसे जैसे भौतिक साधन आए वैसे वैसे ये, जैसे पहले हमारी याद में मोहल्ले में एक टीवी होता था, फिर एक घर में टीवी आया, फिर हर कमरे में टीवी आया, फिर हर हाथ में टीवी आया, यहाँ तक की यात्रा हमने देखी। एक समय था जब मोहल्ले में एक कार नहीं होती थी, फिर किसी घर में कार आई, फिर हर घर में कार आई, फिर हर मेंबर के पास कार आई, यहाँ तक की यात्रा हमने देखी। तो जब इतनी, कम से कम हमारी पीढ़ी इस मामले में सौभाग्यशाली है। हाँ जी, कुछ लोग आगे आ जाएं, बाद में जो पीछे लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जो जिनकी कमर ठीक ठाक है वो सामने आके बैठ सकते हैं, और नहीं तो कुछ गद्दे हटा दीजिए और कुर्सी आगे ले लें, क्योंकि ये चलता रहेगा ये। हाँ ठीक है, क्योंकि आगे गद्दे हमेशा खाली रहते हैं। कुर्सी का इतना जलवा है, कुर्सी छोड़ने कोई तैयार नहीं। कुछ लोग आगे आना चाहेंगे? नमस्कार। कुछ लोग आगे